I am Damer Himawamshi. I have secured All India rank 548 this year in the civil services examination, and I hail from Telangana और मैंने IIT रुड़की से ग्रेजुएशन किया है 2018 में और उसके बाद मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन करते आया हूँ. Yeah, this has been my fifth attempt. I've cleared this time, and sociology has been my optional throughout. Yeah, Sanjay, we'll take all those questions. Pehle, let me give you a brief about my journey and all the frequently asked questions which aspirants have. तो उसके बाद we'll come to the questions you have. So basically, my journey has been a quite challenging one. As I have said, 5 अटेम्प्ट हो गए थे मेरे. हाँ, तो इसी 5 अटेम्प्ट में फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आई वाज नॉट एबल टू क्लियर माय प्रीलिम्स, एंड आफ्टर दैट आई गिव माय मेंस 3 टाइम्स एंड आई हैव गिवन 2 इंटरव्यूज़ एंड देन फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड. सो मैं चाहता हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने किया है उनसे भी आप सीखें और इसी लर्निंग्स को आप अप्लाई करें, सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स विच आई हैव डन, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू दैट वे. और जैसे आप पूछ रहे हो प्रीलिम्स के लिए मेरा हमेशा यही स्ट्रैटेजी था कि स्टैटिक पे फोकस करना है और जो PYQs है उसके रेफरेंस लेना है. मल्टीपल टाइम्स एज यू गो थ्रू PYQs यू विल गेट टू नो ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड, और उस पर आप ज़्यादा एम्फोसिस कर सकते हो, एंड दैट डज हेल्प. जैसे कि पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इस पे ज़्यादा फोकस रखना ज़रूरी है. मॉक टेस्ट वगैरह भी करना चाहिए, पर मैं तो ये बोलूँगा रादर दैन मॉक टेस्ट यू हैव टू फोकस मोर ऑन द PYQs. उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पे मैंने ध्यान दिया था पर बहुत ज़्यादा नहीं. मतलब यूजुअली लोग ये मिस्टेक करते हैं, शुरू में मैंने भी किया था ये, कि 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैगजीन्स पढ़ने लगते हैं करंट अफेयर्स के लिए, एंड इट डज नॉट यील्ड दैट मच रिजल्ट फॉर अस एक्चुअली इन द एग्ज़ाम. तो ये गलती नहीं करना चाहिए. एंड फॉर प्रीलिम्स एज येस इट हैज़ बीन मोर ट्रिकी दिस टाइम. आई डिड गो थ्रू द पेपर. चीज़ें मतलब बहुत फैक्चुअल थे. इट हैज़ नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ एलिमिनेशन. तो इस वजह से थोड़ा और आई वुड सजेस्ट लाइक थोड़ा और ध्यान दें चीज़ों पे, फैक्चुअल चीज़ों पे भी. अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट. पहले मतलब थोड़ा बहुत करके एलिमिनेट कर सकते थे. इस बार का थोड़ा सा अलग था, उस पर भी और एनालाइज करके पढ़ना चाहिए. बाकी मेंस प्रिपरेशन पे आए तो एसे के लिए मैंने ये अप्रोच लिया था कि फॉर एवरी एसे टॉपिक आई एक्चुअली यूज्ड PYQs एक्सटेंसिवली फॉर दिस. जैसे कि PYQs में कोई भी ऐसे टॉपिक है तो उसको उठा के our approach has to be to question that topic and to dig into different dimensions of that topic. For example, this year there was a question कि ships are safe at the harbor but that is not what the ships are made for. इसके लिए हमें पूछना चाहिए कि एक तो ये भी है कि शिप्स क्या क्या होते हैं. शिप्स कैन बी एनीथिंग. शिप्स कैन बी ह्यूमन बीइंग्स, शिप्स कैन बी मतलब वुमेन or anything as such, elderly individuals or a country. At the same time you have to question these things like, okay, ships are safe at the harbor. Why are they safe at the harbor? And but they are not made to be at the harbor. So why are they not made to be at the harbor? What is the power they have? What is the capabilities they have? उनको हार्बर से बाहर क्यों जाना चाहिए? और एक ये भी डायमेंशन होता है कि शिप्स अक्सर मतलब हार्बर पे ही क्यों रह जाते हैं, बाहर जाने की कोशिश नहीं करते हैं कई बार. तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू एक्सप्लोर. तो ऐसे एक्सप्लोर करके आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा व्हेन यू ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव मेड फ्रॉम द टॉपिक. और इसी प्रोसेस में मैं बोलूँगा कि you don't have to give a lot of examples.
कई बार ये भी गलती हो जाती है कि बहुत सारे एग्जाम्पल देने के चक्कर में वो एसे का फ्लो टूट जाता है, and most of the times it will be difficult for us to connect all the examples we quote to the essay topic, and we should understand that connecting the example to the essay topic is the most important thing there, ना कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखना और कनेक्ट करना है एग्जाम्पल्स को टॉपिक से. फॉर दैट यू कैन एलैबोरेट ऑन द एग्जाम्पल्स अ लिटिल बिट, दैट इज़ फाइन. और लास्ट में मैं बोलूँगा कि एक समरी पैराग्राफ भी डालना अच्छा है, क्योंकि समरी पैराग्राफ अगर डालोगे एसे का, देन द एग्जामिनर विल गेट रिमाइंडेड ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव रिटन. समटाइम्स लाइक यू वुड हैव रिटन समथिंग इन द फर्स्ट और सेकेंड पेज, इन द थर्ड पेज, बट आते हुए मतलब 11th-12th पेज पे आने के बाद द एग्जामिनर विल फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स यू हैव रिटन. यू माइट हैव रिटन रियली वेल, पर उनको याद नहीं रहता है. सो इससे बचने के लिए लास्ट में एक कंक्लूजन से पहले एक समरी पैराग्राफ डालना अच्छा एक्सरसाइज होगा. वो आप डालोगे मतलब ओनली द कीवर्ड्स विच यू हैव रिटन, इंपॉर्टेंट ideas which you have portrayed in your essay, you can use them there and you can finish off on a positive note. और एक चीज़ essay के लिए मुझे important लगता है कि many of us write it in this pattern like social, political, economic and other dimensions. While connecting the paragraph, we try to connect using the sentences, as in like we have discussed the social aspects till now. Now we will discuss the political aspects. So that sentence, in my opinion, makes it a bit unprofessional, informal. तो ऐसे ना करके one of my friends with whom I have discussed has given me this idea. Like when you are moving from social to political, you can use this concept of women, and you can say like how women, you can discuss about women in the social aspect. Thereafter you can translate the same easily into the economic aspect by how women are getting jobs, women empowerment is there, and then similarly from economic aspect to the environmental aspect, you can move seamlessly by saying women's, no not women's, but the after women empowerment we enter into the domain of jobs. वो जॉब से आप ये वाला एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर सकते हो कि पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के वजह से, एंड देन आफ्टर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू आप एनवायरनमेंट में एंटर कर सकते हो. सो दिस इज़ वन सम आइडियाज़ यू कैन यूज़ इन एसे. मेंस के आंसर्स में मैंने ऐसा कोशिश किया कि सारे आंसर्स को मतलब वॉट एवर कैन बी अ गुड आंसर, आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू different aspects. What makes a good answer? For example, there has to be a good introduction, there has to be a good conclusion, और बीच में एक आधा डायग्राम हो तो वो भी अच्छा है. एंड यू हैव टू यूज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, वो काफ़ी हेल्पफुल है मार्क्स बढ़ाने में. एंड इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होते हैं जैसे कि SDGs हो गया, and some other recommendations of committees etc. You can use them in your answers. They will definitely help you in the mean way. और बाकी ये है ऑप्शनल के लिए भी मेरा ये सिमिलर था. I had prepared introductions and conclusions. I have made notes for them specifically. और कुछ जेनरिक पॉइंट्स जो है वो चीज़ें हम मतलब नेचुरली आ जाना चाहिए. कुछ फ्रेमवर्क्स भी बना सकते हो आप उसके लिए. ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय टेलीग्राम चैनल विच इज़ पुट बाय द नेम ऑफ द गज़ेल पंच दामेरा हिमावंशी, एंड यू कैन सर्च फॉर इट ऑन टेलीग्राम @Himawamshi 548. You will find many of the notes, my strategies and ideas there. And moving forward, as one of you was asking about CSAT preparation, yes, CSAT is becoming tougher day by day. And I actually did not do much for CSAT, to be honest. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था CSAT के लिए, और कुछ फार्मूलास जो होते हैं यूज़ करने के लिए लास्ट ईयर ये सब देख के गया था मैं. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं किया, पर मिनिमल प्रिपरेशन किया था. बट जैसे पेपर इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट, मुश्किल होते जा रहे हैं एवरी ईयर, तो आपको थोड़ा बहुत डिटेल तैयारी करना चाहिए.
and I would say maybe you can do a bit more preparation. You can use your own सोर्सेस विच सोर्सेस, जैसे कि यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स, सीसैट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन है, वर्क टाइम एट्सेट्रा है, उसके लिए वीडियोस अवेलेबल है, उसमें से आप कर सकते हो। एंड IBPO और CGL लेवल का अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो UPSC का सीसैट वुड बी ईजियर, सो आई वुड सजेस्ट दैट। और बाकी बुक्स और बुक लिस्ट और सोर्सेस का आई हैव केप्ट देम मिनिमल। यूजुअली जो लोग यूज़ करते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री एंड NCERTs फॉर जियोग्राफी, सो दीज हैव बीन माई सोर्सेज, ऑल जेनेरिक सोर्सेज विच एवरीवन रिकमेंड्स। ऐसे बहुत अलग सोर्स कुछ था नहीं मेरा। एंड मेंस के लिए मैंने मोस्टली टॉपर नोट्स से भी यूज़ किया था, और कुछ नोट्स जहाँ पे मुझे लगा कि बनाने से फ़ायदा होगा वहाँ पे आई मेड माई ओन नोट्स। मेजरली आई हैव रिलाइड ऑन ऋषिकेश रेड्डी सर्स नोट्स, स्पेशली फॉर GS1 एंड GS2 पार्ट्स। बाकी ओनली IAS का प्रहार मैंने यूज़ किया था, और विजन के भी मेंस 365 मैगजीन्स मैंने यूज़ किया था। एक और क्वेश्चन ये है कि मतलब यूजुअली जो लोग पूछते हैं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस तो मुझे लगता है कि एकदम स्टार्टिंग से करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, कि जैसे आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे उस चीज़ पे आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, तभी आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे। ऐसे लिखने से मतलब आप अपने फ्रेंड्स से भी कंपेयर कर सकते हो, या फिर टॉपर्स के आंसर कॉपीज लेके उसमें जो क्वेश्चंस दिखेंगे उसके आंसर लिख के आप कंपेयर कर सकते हो उनके साथ। सो दैट इज़ वन बेटर प्रैक्टिस एज वेल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है और इंटरव्यू में भी। उसको एनालाइज आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटी का क्वेश्चंस अगर देखोगे तो पहले आपको समझ आता था कि प्रेसिडेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स DPSP पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इमरजेंसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया। सो दैट वे यू कैन utilize these PYQs and analyze. Similarly for mains, you will understand that each syllabus point of mains has a question in the mains question paper, and that analysis आपको PYQs analyze करके ही मिलेगा। बाकी UPSC में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, देखिए मैंने कोचिंग नहीं लिया था, कोई ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं लिया था, एज इन हाँ कुछ मेंटरशिप टाइप क्लासेस ज़रूर लिया मैंने सीनियर एस्पिरेंट्स से या फिर कुछ टीचर्स से, पर ऐसा कोई कन्वेंशनल कोचिंग मैंने नहीं लिया। मुझे लगता है कि कोचिंग आप ले सकते हो अगर आपको अफोर्डेबल है और आपको लगता है कि ज़रूरत है, आपको चीज़ें उतने आसानी से समझ नहीं आ रहा है, फिर आप ले सकते हो कोचिंग। पर डेफिनेटली ये भी है कि कोचिंग इज़ नॉट कि मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको लेना ही चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस पे भी पूछते हैं लोग। टेस्ट सीरीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लिखने से आपको समझ आएगा कि आपका स्पीड कैसे है, आपका कंटेंट कैसे आ रहा है, आंसर्स लिखने में आप फिनिश कर पा रहे हो या नहीं आंसर्स इन टाइम। सिमिलरली प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ये है। एक और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि NCERTs का इम्पोर्टेंस, देखिए मुझे लगता है कि NCERTs का आप सिंगल रीडिंग या फिर 2 बार रिवाइज कर सकते हो। रादर दैन दैट NCERTs को ही एक स्टैंड अलोन सोर्स बना के चलना वुड नॉट बी एडवाइजेबल। कि अगर आप पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हो तो NCERT से क्लैरिटी मिलती है, आई एग्री, बट आपको बेसिकली आपका एम्फसिस लक्ष्मीकांत पे ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सिर्फ NCERT पढ़ के यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस।
और एनसीईआरटी में भी ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी इज़ मोर वैल्यूबल दैन द अदर्स। जैसे कि आप देखोगे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी इज़ वेरी मच रिलेवेंट। आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ के आप बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर पाएंगे। एंड दैट इज़ नॉट एंटायरली द केस विथ पॉलिटी, दो द थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। पॉलिटी में भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटीज का आप रीडिंग दे सकते हो, बट वो आपका मतलब फाइनल सोर्स नहीं बन सकते हैं। न्यू वर्सेस ओल्ड में मैंने तो न्यू पढ़ा है, सो ओल्ड पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, पर मैंने ये भी सुना है कि ओल्ड के हिस्ट्री एनसीईआरटीज काफ़ी हेल्पफुल है। और कोई पूछ रहे थे कि सी सैट का नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा यार कि आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, आईबीपीओ का या फिर एसएससी सीजीएल के काफ़ी लेक्चर्स पढ़े होंगे यूट्यूब पे। आप 2-3 टीचर्स के देख के आपको समझ आएगा कि किसके साथ आप कंफर्टेबल हो, वो टीचिंग स्टाइल आपको समझ आ रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके सीजीएल का या फिर आईबीपीओ एग्ज़ाम का, एनी एग्ज़ाम विच इज़ कंसिडर्ड अ लिटिल बिट हायर इन स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स एंड क्वांट एट्सेट्रा, ये आप सॉल्व कर सकते हो। एंड बेसिकली पहले ये करते थे लोग कि या फिर क्वांट करते थे या फिर रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस करते थे। ऐसा करना अभी मतलब उतना सजेस्टेड नहीं लग रहा है, आपको दोनों करना चाहिए। क्योंकि इस बार मैंने सुना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस ईजियर थे, दो मैथ्स क्वांट और रीजनिंग वाले डिफ़िकल्ट है। आपको अगर शुरू में 10-15 मिनट में समझ आ रहा है कि क्वांट के क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको शिफ्ट करना चाहिए पैसेजेस में। वो पैसेजेस आप सॉल्व करके फिर आपको क्वांट पे आ सकते हो। दोनों करना चाहिए बेसिकली। करंट अफेयर्स की तैयारी जैसे मैंने बताया कि एक मैगज़ीन पढ़ा था मैंने। मैंने तो ओनली आईएएस का पढ़ा था। काफ़ी लोग विजन के पीटी 365 पढ़ते हैं, कुछ लोग राउस के भी पढ़ते हैं, इट्स फाइन। पर बेसिकली ये है कि सारे मैगज़ीन नहीं पढ़ना चाहिए। आप एक दो एक दो भी नहीं, एक ही पढ़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस कम आते हैं। पी प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस में नियर अबाउट 75 क्वेश्चन स्टैटिक से ही आते हैं। करंट का उतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि इतना है। मैंने कौन कौन न्यूज़पेपर फॉलो किया? मैंने बेसिकली हिंदू फॉलो करता था, और इंटरव्यू के टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो किया था। पर इसके अलावा मैंने ऑनेस्टली न्यूज़पेपर उतना रेगुलरली नहीं फॉलो किया था कि रोज़ न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे, नोट्स बना रहे। नोट्स मैंने शुरू में बनाया था और मुझे समझ आ गया कि ये नोट्स बाद में रिवाइज करने नहीं वाला हूँ मैं, इस वजह से मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया। बाकी मैं न्यूज़ एनालिसिस देखता था रोज़, एक बाईजूस आईएएस का न्यूज़ एनालिसिस देखता था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लोग अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप ओनली आईएएस के भी देख सकते हो, उनके भी अच्छा है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? न्यूज़पेपर कैसे पढ़े ये समझ आने के लिए आपको पहले सिलेबस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मेंस का सिलेबस अगर आपको आइडिया है तो उस हिसाब से आप न्यूज़पेपर से ऐसे चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो जिसमें आपको फ़ायदा होगी पढ़ने में। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ पढ़े जाओगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉट इवन वेरी बेनिफिशियल फॉर द टाइम एंड एफर्ट यू इन्वेस्ट। सो कंसिडरिंग दैट आपको कोई एग्जाम्पल दिखे तो आपको कनेक्ट कर लेना चाहिए कि दिस बिलोंग्स टू दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये तभी होगा जब आपको सिलेबस पे अच्छी पकड़ है। तो ये एक चीज़ मैं बोलूँगा। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके फिजिबिलिटी, आप कब शुरू कर पाते हो, ये भी है। पर एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा कि एकदम मतलब 10th क्लास से 11th क्लास से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जब तक देने का फेज़ आएगा, ग्रेजुएशन के बाद जब एग्ज़ाम देना है, तब तक यूजुअली लोग बर्न आउट हो जाते हैं, अगर इतनी लंबी जर्नी रहेगी तो। अभी मेरा 4-5 साल हो गए, मुझे काफ़ी बर्नड आउट फील हो रहा था। तो ये आप मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फिर उससे पहले ईयर में शुरू कर सकते हो। थोड़ा बहुत लाइटली करके आप ग्रेजुएशन के बाद फुल ऑन तैयारी कर सकते हो फुल फोकस के साथ। डेली कितने घंटे पढ़ाई की? मैंने तो यार ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो इट वुड बी लाइक अराउंड 8 आवर्स ए डे। हाँ, ऐसे भी दिन थे जब मैंने मतलब 12 to 14 आवर्स भी पढ़ा था, पर दैट वाज लाइक वेरी क्लोज टू द एग्ज़ाम, कि मेंस एग्ज़ाम आ रहा है तो उससे पहले 1-2 हफ्ते जो थे, 1-2 वीक्स आई डिड स्टडी अराउंड लाइक 14-15 आवर्स ए डे। पर बाकी तो उतना ही होता है कि अराउंड 8 आवर्स, स्पेशली मतलब फाइनल अटेम्प्ट जो आया था मेरा 5th अटेम्प्ट में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा नहीं था पढ़ने के लिए, तो वो 6 से 8 घंटे भी करता था। पर हाँ, अगर आप आपके फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में हो, यू शुड आइडियली बी गिविंग लाइक 10-11 आवर्स ए डे। टाइम वेस्ट ना करिए, और ये भी समझना चाहिए कि आपको इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, बट ऑल्सो अबाउट हाउ मच प्रोडक्टिव यू आर बीइंग इन दोज आवर्स। आपका स्पीड अच्छी है, आप मतलब काफ़ी इंटेंसिटी से पढ़ पा रहे हो, तो यू कैन डू समथिंग लाइक डबल द वर्क। जो मतलब जिनका एफिशिएंसी नहीं है, वो अगर 10 घंटे में जितना काम कर रहे हैं, आप 6 घंटे में कर सकते हो। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इंटेंसिटी कैसी है, आपकी फोकस कैसी है। पर आइडियली एज मैंने बताया कि आप इनिशियल अटेम्प्ट्स में हो, आपको 10-11 घंटे देने चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी तो बहुत है, कवर करना चाहिए सब कुछ। यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे रखें? ये काफ़ी जेन्युइन सवाल है, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट भी है। अक्सर मतलब मेरे फ्रेंड्स अच्छे अच्छे जॉब्स कर रहे थे, मैं इसी साइकिल में था, तो ये सब देख के थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है। पर यू हैव टू पुल अप योर सेल्फ, कि आपको देखना चाहिए कि आप अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो या नहीं। यही मेरा मोटिवेशन था। एंड अनदर थिंग वाज दैट मेरे एवरी अटेम्प्ट में मैं इम्प्रूव कर रहा था। दैट वाज वन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विच केप्ट मी मोटिवेटेड, कि ठीक है, हम मतलब मेहनत कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और थोड़ा और मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई फ्रेंड्स एंड फैमिली हु हैव बीन माई बिगेस्ट पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी मैं डीमोटिवेटेड होता था तो उनसे बात करता था, वो मुझे encourage करते थे कि कोई नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो करके। तो ये है। टाइम टेबल कैसे बनाया? टाइम टेबल मैं यूजुअली वीकली टाइम टेबल बनाता था, क्योंकि डेली बनाने से अ, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, चीज़ें काफ़ी रिजिड बन जाते हैं। मैं वीकली टाइम टेबल बनाता था, इन द सेंस कि इस वीक में हिस्ट्री का ये एक एनसीईआरटी ख़त्म होना चाहिए, ज्योग्राफी के 2 एनसीईआरटी ख़त्म होनी चाहिए, पॉलिटी के ये 3 चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। और जब मेरा मन करता है तब मैं वो सब्जेक्ट पढ़ता था। ऐसा रिजिडली कभी नहीं किया कि आज पॉलिटी के इतना पढ़ना है, आज हिस्ट्री के इतना पढ़ना है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता है। किसी दिन पॉलिटी करने का मन नहीं होता है, तो उस दिन पॉलिटी पकड़ने से मेरा एफिशिएंसी भी कम हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न आई कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्लान देम फॉर द वीक, और जिस दिन जो मन करता है वो ख़त्म करता था। पर वीक में जितना टारगेट होना चाहिए उतना मैं फिनिश करता था। एक और ये इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे कि संडेज़ को, स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ संडे, मैं फ्री रखता था। वन थिंग इट यूज़ टू बी ए बफर, कि मैं अगर वीक में कुछ चीज़ें फिनिश नहीं कर पाया तो फिर मैं संडे को कर लूँगा, बिकॉज इट हैपन्स। अक्सर मतलब जब हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि परफेक्टली ख़त्म करेंगे चीज़ें, पर ऐसा नहीं होता है।
वो कई बार चीज़ें रह जाते हैं, तो उसको आप संडे पे कर सकते हो। एंड संडे पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, आप मतलब मूवी देख सकते हो, कुछ और खेल सकते हो, कहीं जा सकते हो बाहर। डेली 2 सब्जेक्ट या एक आइडियल रहेगा। ये आइडियल तो आप पे डिपेंड करेगा कि मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो कि ज्योग्राफी पढ़ने में आज, यू कैन स्टिक ऑन विथ ज्योग्राफी। अगर आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी पढ़ना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा है, तो देर इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल कि 2 रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए। Someone is asking how many days of mains paper occurs. मेंस पेपर 5 दिन की होती है। इट्स स्पैंड अराउंड लाइक 2 वीकेंड्स। एक फ्राइडे, सैटरडे, संडे पे, फ्राइडे पे एसे पेपर होगी, एंड सैटरडे पे GS1 GS2, संडे पे GS3 GS4। उसके बाद 5 दिन की छुट्टी है, एंड आफ्टर दोज 5 डेज सैटरडे यू विल हैव लैंग्वेज पेपर्स। लैंग्वेज पेपर्स में देर इज़ 1 इंग्लिश पेपर विच इज़ कंपल्सरी, एंड देन एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, जो भी आपका मदर टंग हो या फिर जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो ले सकते हो आप। उसके बाद लास्ट डे ऑप्शनल का पेपर होता है। तो इट इज स्प्रेड अराउंड 5 डेज ओवर 2 वीकेंड्स। एंड एक और क्वेश्चन ये है, यूपीएससी तैयारी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट तो मैं बोलूँगा पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में। उसके लिए आप जेन्यून इंटरेस्ट कुछ चीज़ों में होता है, या फिर आप थोड़ा बहुत सिलेबस भी देखोगे सम ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जेन्यून इंटरेस्ट था ज्योग्राफी में और सोशियोलॉजी में, तो इन दोनों में मैं डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत हुई थी मुझे। पर जब मैंने सिलेबस देखा, आई फेल्ट लाइक सोशियोलॉजी फील्स वेरी फेमिलियर, और मैंने एक इलेक्टिव कोर्स भी किया था कॉलेज में। सो फॉर दैट रीज़न मैंने सोशियोलॉजी के साथ स्टिक किया, और उसमें मतलब थोड़ा पढ़ने में भी यू कैन स्टिक अलॉन्ग विद इट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी ऑप्शनल में, आप उसके साथ नहीं रह पाओगे, एज सिंपल एज दैट। एंड ये चीज़ें भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर उस ऑप्शनल के लिए गाइडेंस है या नहीं, टेस्ट सीरीज है या नहीं, वो भी मैटर करते हैं। One of the questions being asked here is, I'm a working professional, how to prepare or manage time? आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप वीकेंड्स को यूज़ कर सकते हो, and even in the mornings and evenings whenever you get time and you can study, you can utilize that time for the things you have to study। और ये देख लेना कि आपके पास थोड़ा टाइम क्रंच रहेगा, तो इस वजह से यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज, वी कॉल दिस 80-20 रूल। यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज 20% ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू डू, एंड दे यील्ड 80% ऑफ द रिजल्ट्स। So you should not be running after the other 80%. First finish this 20% which are important. So this rule can help you. And you have to do things quickly. Rather than delaying or trying to do them very meticulously, you have to do them quickly. This thing can be helpful for working aspirants. और यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? सोशल मीडिया पे मैं टेलीग्राम पे था, और टेलीग्राम पे काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल भी मिल जाता है आपको, ग्रुप्स भी बन जाते हैं डिस्कशन के लिए। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई इंटरव्यू प्रिपरेशन, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ टेलीग्राम एंड द फ्रेंड्स आई फाउंड देयर, इट बिकेम वेरी हेल्पफुल फॉर मी ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन। लास्ट ईयर हमारा एक ग्रुप बना था, इसका नाम रखा था हमने PT एक्सटेंडेड फैमिली। सो पीपल हु कुड नॉट क्लियर लास्ट ईयर, वी ऑल मेड ए ग्रुप एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो मेंस के लिए भी था और इंटरव्यू के लिए भी डिस्कशंस होते थे। एंड फॉर्चुनेटली उसके बाद उसमें से इस बार 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इन अराउंड लाइक 20-25 लोग थे, उसमें से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 3 IAS बने, 2 IPS बने हैं, 3 IRS बन रहा है।
So it is very helpful if you can find healthy discussions and groups. बाकी आप मतलब ऐसे टाइम पास करने वाले ग्रुप्स पे ना रहे तो ही बेहतर है. At least you need to be able to manage your time. There will be groups where you can talk and relax yourself, but don't indulge in that for long period of time. That will not be beneficial. और सोशल मीडिया अकाउंट्स तो मेरे हमेशा ऑन ही थे, या टेलीग्राम का हो, व्हाट्सएप हो, या फिर फेसबुक हो, पर मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता था. कभी कभी रेयरली ओपन करके देखता था. सो इट्स नॉट लाइक आपका रहना ही नहीं चाहिए या फिर डीएक्टिवेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है. अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो वो आज, तब आप कर सकते हो डीएक्टिवेट, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? आपको जैसा ठीक लगता है आप ऐसा कर सकते हो. मुझे ऐसा लगा कि घर पे रहूँगा तो बेहतर रहेगा. मम्मी पापा रहेंगे घर पे, थोड़ा चीज़ें सॉर्टेड रहते हैं. दिल्ली जाके सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो आई फेल्ट लाइक मैं ठीक हूँ घर पे रह के तैयारी करने में, तो मैं यहीं पे था. कुछ कुछ कोर्सेज जो मुझे करना है मेंटोरशिप टाइप, वो मैंने ऑनलाइन ही लिया था. टेस्ट सीरीज़ भी मैंने घर पे ही लिख के उनको भेजा था. ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाके दिया, ऐसा कुछ नहीं है. आप भी कर सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, देन इट इज़ बेटर आप ऑफलाइन तैयारी करें. एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. यूपीएससी तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता है. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो दिल्ली नहीं गए और क्लियर किए. सो आई डोंट थिंक दिल्ली जाना ज़रूरी है, या फिर एटलीस्ट कंपलसरी है. मुझे भी लोग बोलते थे कि जैसे मेरे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकला था, लोग बोलते थे कि दिल्ली नहीं जाओगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा. पर ठीक है, अभी हो गया सिलेक्शन. सो आई कैन से कि कंपलसरी नहीं है दिल्ली जाना. दिल्ली जाना इन सम एस्पेक्ट्स इट कैन हेल्प, कि जैसे लोग बोलते हैं वहाँ पे माहौल मिलेगी, लोगों की पढ़ाई करते हुए ग्रुप्स बनेंगे. पर आप ऑनलाइन भी बना सकते हो डिस्कशन ग्रुप्स, और काफ़ी एनरिचिंग डिस्कशंस कर सकते हो. ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही मिलेगा ये सब माहौल. सिलेबस समझ नहीं आता है, क्या करें? हाँ, सिलेबस को आप समझने के लिए वो कीवर्ड्स देख सकते हो, और जो कीवर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है आप नेट पे सर्च कर सकते हो. एंड देर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स विच एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट्स. जैसे कि वॉल्केनिज्म एक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एक है, एंड देन देर इज अर्थक्वेक्स. देर आर चैनल्स ऑन यूट्यूब विच एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स क्लियरली. सो ये सब करने से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आप सिलेबस भी अच्छी तरह समझ सकते हो. मैप्स को आप थोड़ा रिलेटिव सेंस में देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रशिया है, यूक्रेन है, तो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर कहाँ पे है, उस एरियाज़ में कौन से कंट्रीज़ है, ये आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखोगे और बार बार देखते रहोगे मैप्स को, तो फिर यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स बेटर. क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें से. इस बार भी रशिया यूक्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एंड इफ़ यू हैड द आइडिया ऑफ दोज एरियाज एंड लोकेशंस, वो क्वेश्चन आप कर सकते थे. लास्ट ईयर भी आर्मेनिया अजरबैजान टाइप कोई क्वेश्चन पूछे थे. सो ये आपको हेल्पफुल रहेगा. बार बार एक एटलस खरीदिए, उसमें से आप देख सकते हो वो इम्पोर्टेंट एरियाज जो है, या फिर कंट्रीज़ जो है. मैप्स में ये सब भी आएंगे कि लेक्स वगैरह इम्पोर्टेंट, और स्ट्रेट्स एट्सेट्रा. सो दीज थिंग्स यू कैन रिमेंबर बाय लुकिंग एट देम रिपीटेडली. ओके, ये क्वेश्चन है कि नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक्स. मुझे लगता है कि एक बार टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के बाद नोट्स से आप मैनेज कर सकते हो. नोट्स भी जैसे कि प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा नोट्स है. प्रॉपर नोट्स इन द सेंस, एक मान लो ये ओनली आईएएस का उड़ान है, वो प्रॉपर नोट्स है. ला एक्सेलेंस का रेडी रेकनर्स भी आते हैं, वो भी प्रॉपर नोट्स है, फॉर ईच सब्जेक्ट है. आप अगर
पहले एक टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो फिर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ने जाओगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आएगी और क्लैरिटी नहीं रहेगी उतना। सो फॉर दैट रीज़न फर्स्ट रीड द टेक्स्ट बुक्स एंड देन यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द नोट्स। मैंने भी यही किया था और यही सजेस्ट करूँगा मैं। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स आप 2-3 बार पढ़ने के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स में बना सकते हो नोट्स। जैसे कि ज्योग्राफी का नोट्स मैंने बनाया था, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट नोट्स मैंने बनाया था 16 पेजेस में। वो मेरा चैनल पे है, वो देख सकते हो आप, द गज़ेल पंच पे। और ये नोट्स बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको ये भी समझ आना चाहिए कि कौन से चीज़ें याद रहेंगे, कौन से चीज़ें पोटेंशियली भूल जाओगे आप। अगर ये आइडिया आपको है तो आप वही चीज़ें लिखेंगे नोट्स में जो आपको लगता है कि आप शायद भूल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपके नोट्स भी छोटे बनेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े नोट्स बनेंगे। और यही नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर का मेरा पूरा नोट्स है 14 पेजेस का, वो भी मैंने चैनल पे डाल दिया। और मैं सिर्फ यही पढ़ के जाता था, एक बार टेक्स्ट बुक पे से मतलब पढ़ लिया और मैंने एक्चुअली 2-3 बार टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद नोट्स बनाया था। पर उसके बाद मुझे टेक्स्ट बुक पे जाने की उतना ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स पढ़ता हूँ, नोट्स में अगर मुझे कहीं पे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन आई गो बैक टू द टेक्स्ट बुक। सो दैट इज़ व्हेन आई रीड टेक्स्ट बुक। बाकी नोट्स से काम चल जाता है। एंड मेकिंग शॉर्ट नोट्स आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भले ही मेंस का हो, प्रीलिम्स का हो और इवन इंटरव्यू के लिए भी। और ये बोल रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें और पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। रिवीजन ऐसे ही कर सकते हो कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे। जैसे कि आपका ज्योग्राफी नोट्स बन गया, आप उसको आज पढ़ सकते हो और 3 दिन बाद पढ़ सकते हो, 1 हफ्ते बाद पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके मल्टीपल रीडिंग्स के थ्रू नोट्स याद रहेगी। और एक और चीज़ ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, आप ब्रेनस्टॉर्म करके बिना नोट्स देखे, ये मेंस आंसर्स के लिए, मेंस नोट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है कि बिना नोट्स देके आप चीज़ें याद कर सकते हो। अभी इफ़ यू थिंक अबाउट द टॉपिक ऑफ फॉरेस्ट फायर्स पे आपने कुछ नोट्स बनाया है, उसी नोट्स को आप ऐसे याद कर सकते हो इन द सेंस कि ओके फॉरेस्ट फायर्स पे कुछ क्वेश्चन आएगी तो मैं उसका आंसर कैसे लिखूंगा, एक इंट्रोडक्शन डालूंगा इन द रिसेंट 2-3 ईयर्स। सो इतना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स बढ़ गए हैं और फॉरेस्ट फायर्स का कॉजेस क्या होंगे उसमें मैं ऐसा माइंड में ही या फिर एक रफ पेपर लेके भी आप लिख सकते हो कि नेचुरल कॉजेस होंगे, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस होंगे, मैन मेड। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ऐसे बिना नोट्स देखे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू लिख सकते हो पॉइंट्स। और उसके साथ साथ आप फॉरेस्ट फायर्स का कुछ इम्पैक्ट्स भी होंगे, इम्पैक्ट्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ऐसे चीज़ें आप कर सकते हो। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द मेजर्स टू बी टेकन, द वे फॉरवर्ड के बारे में बात कर सकते हो आप। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो टू रिमेंबर। ओके, how to make notes for mains as well as prelims. I have explained that right now. एंड डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें। डिस्ट्रैक्शन तो होती है यार, क्योंकि मुझे भी मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी क्रिकेट मैं बहुत देखता हूँ, क्रिकेट मैच चल रहा है तो लगता है कि यार जाके क्रिकेट मैच देखते हैं। पर हमको ये चीज़ याद रखना है कि व्हेन यू आर चूजिंग टू डू समथिंग, एट द सेम टाइम यू आर सेइंग नो टू सम अदर थिंग। अगर आप चाह रहे हो, आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मैं जाके क्रिकेट मैच देखूंगा, रोहित शर्मा के इनिंग्स देखूंगा, तो फिर एट द सेम टाइम आप नो बोल रहे हो आपकी यूपीएससी तैयारी के। ये चीज़ याद रखना चाहिए आपको। एंड यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस विथ एवरी मूव यू मेक, एवरी डिसीजन यू टेक, क्योंकि टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। एंड मैं मानता हूँ कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, बिकॉज सम डेज वी फील लाइक स्टडीइंग, we feel like going and out killing it.
वी डू स्टडी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं हम कुछ दिन, पर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि उठने का भी मन नहीं करता है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पर यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द डेज विच डिसाइड वेयर यू विल अल्टीमेटली एंड अप इन लाइफ। कि यही दिन है जो डिसाइड करते हैं इस दिन आप क्या करोगे। जब आपका मन नहीं है, यही डिसाइड करते हैं आप कहाँ पहुँचोगे लाइफ में। सो कुछ चीज़ें एसेंशियल होते हैं, उनको आप करना ही चाहिए किसी भी दिन, इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक इट, आपको करना चाहिए। यही है प्रोफेशनलिज्म। तो ये सब पे ध्यान रख के डिस्ट्रैक्शन कम होना चाहिए, और आप डेलिबरेटली कम करना चाहिए, काम करना चाहिए इस चीज़ पे। एंड एनीवे समटाइम्स इट डज हैपन, डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम फिर भी, इट्स ओके। लाइक डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, सबके साथ होता है ये, बट ट्राई टू मिनिमाइज इट। हाउ टू मेक नोट्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर एथिक्स एंड सोर्सेस। ओके, एथिक्स के लिए एक पीडीएफ था, मैंने श्री कृष्ण पांचाल सर के पीडीएफ था, उसमें से किया मैंने। बाकी जो कुछ बुक्स होते हैं, क्रॉनिकल का है शायद, मैंने नहीं पढ़ा, वो लोग सजेस्ट करते हैं वो, पर मैंने नहीं पढ़ा। मैंने कुछ छोटे छोटे पीडीएफ से ही किया था। एक वो श्री कृष्ण पांचाल सर के नोट्स थे, 26 पेजेस में थे। और लास्ट ईयर का AIR-1 शुभम कुमार सर ने अपना एथिक्स नोट्स दिए थे, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब करके, वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। और अपाला मिश्रा मैम के केस स्टडीज़ वाला नोट्स से भी किया था मैंने। एंड एथिक्स के लिए माय फोकस वाज मोर ऑन राइटिंग, कि केस स्टडीज़ को कैसे एड्रेस करें, ये सब मैंने रेफ़र करके किया था। कुछ एथिकल कीवर्ड्स यूज़ करने से अपने मार्क्स बढ़ेंगे, उस पर भी मैंने फोकस किया था। एथिकल कीवर्ड्स यूज़ करने में, मतलब जो सिलेबस में है वही, इमोशनल इंटेलिजेंस, टॉलरेंस, एम्पैथी, ये सब चीज़ें। ओके, हाउ टू मेक नोट्स फॉर मेंस। मेंस के लिए यही है कि यू हैव टू go through the PYQs, you will understand like what type of questions are being asked. फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी के PYQs आप देखोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि एक क्वेश्चन आ ही रहा है कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पे, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पे। इट कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर्स कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट्स क्या है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियल मेल्टिंग पे क्या इम्पैक्ट है, ग्लेशियल मेल्टिंग के वजह से वाटर अवेलेबिलिटी के पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो इन सब के लिए आप नोट्स बना सकते हो। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या होंगे, एक जनरल नोट, वो जनरल नोट को आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो अगर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट आए तो। एंड फॉर अदर क्वेश्चंस लाइक वेयर देर इज डायरेक्ट स्कोप, एग्जाम्पल मैंने अभी फॉरेस्ट फायर का ही बात किया था, आप सिमिलर नोट्स बना सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन, कॉजेस में नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, और इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन। सो दिस कैन बी योर बेसिक फॉर्मेट फॉर नोट्स। एंड नोट्स हर टॉपिक के लिए खुद से बनाना उतना ज़रूरी नहीं है, बट हर टॉपिक के लिए नोट्स रहना ज़रूरी है। ये आप टॉपर्स के नोट्स से भी ले सकते हो, जैसे कि ऋषिकेश रेड्डी सर का मैंने यूज़ किया था ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए। GS3 के लिए मैंने खुद का नोट्स बनाया था, क्योंकि मुझे लगा कोई उतना कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अवेलेबल नहीं है। सो उसमें टॉपिक्स जो है कि लॉजिस्टिक्स है, रोडवेज, रेलवेज, डिफरेंट एनर्जी सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में ब्लॉकचेन एट्सेट्रा, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स, ऐसे टॉपिक्स पे मैंने ब्रीफ नोट्स बनाया था मेरा। और उसी नोट्स का एक शॉर्ट नोट्स भी बनाया था, उस वर्जन को मैं बार बार रेफ़र करता था। सो दैट वाज हेल्पफुल। आप ऐसे ही बना सकते हो नोट्स। जी, मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा था नोट्स मेरा, और मैं हो सके तो लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पे, कमेंट्स में डाल दूंगा मैं लिंक, आप वो देखिए।
फॉर एनवायरनमेंट शंकर आईएएस और पीएमएफआईएस विच इज़ गुड? शंकर आईएएस का भी ठीक है. पीएमएफआईएएस आई थिंक is the newer version, so you can consider that too. That is good. Which sources refer for geography? I refer to NCERT. NCERTs of geography are really good, especially the class 11 and class 12. बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, but these I studied them really well. हर वर्ड को मैंने emphasize करके याद किया था उस टाइम पे. Should we have a plan B? See, it depends again on your circumstances. अगर आपको ज़रूरी है कि आपको करना ही चाहिए कि जॉब बिना करे मतलब इट इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट, सो देन यू डेफिनेटली हैव टू डू अ जॉब. बाकी आप इस प्रिपरेशन में हो पर फिर भी आप सोच रहे हो कि प्लान भी रहना अच्छा है या नहीं, मैं तो बोलूँगा 2-3 अटैम्प्ट देना चाहिए, 2-3 अच्छे अटैम्प्ट देना चाहिए. एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी कंप्लेसेंट इन दिस अटैम्प्ट्स. 2-3 अच्छे अटैम्प्ट दे के फिर भी आप ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो इस प्रोसेस में, फिर देन यू कैन डू इट अलॉन्ग विद अ प्लान बी. क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, 2-3 अच्छे अटैम्प्ट के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा रहता भी नहीं है पढ़ने के लिए, कि यू विल हैव टू कीप रिवाइजिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन. सो यू कैन डू इट अलॉन्ग विद अ प्लान बी. आप जॉब के साथ भी कर सकते हो, बट आई वुड से एक 2-3 अटैम्प्ट प्रॉपर देना चाहिए. Okay, another question here is, I'm a working professional but I am leaving my job. So ये सही होगा या प्लान भी रखना सही रहेगा? सी, जैसे मैंने बताया, आप अगर लीव कर रहे हो जॉब, देन यू नो आप क्यों लीव कर रहे हो. एंड आई वुड से लाइक यू कैन गिव 2 or 3 अटेम्प्ट्स प्रॉपरली. वो देने के बाद यू कैन टेक अप योर जॉब इफ थिंग्स डोंट टर्न आउट वेल. But again, there are many people who have cracked along with the job. There are many people who have cracked the exam by leaving their job. So ऐसा कोई ये नहीं है कि जॉब लीव करके ही होगा या फिर जॉब में रह के सिलेक्शन नहीं होगी. बहुत लोग हैं. देर इज़ एन एग्जाम्पल, देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स फॉर एनी सिचुएशन you are thinking about. The channel name is Gazelle Punch. 1 minute, I'll share it here, but let me take the questions first. So, talking about everyday 80 पेज हो जाते हैं, तो एक आवर में डेली रिवीजन कैसे करें? जो आप पढ़ रहे हो उसी को फिर से गो थ्रू करिए, या फिर एक रफ पेपर लेके जो आप पढ़े हो उसी का नोट्स बनाइए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. नोट्स इन द सेंस यू कैन जस्ट स्क्रिबल थ्रू थिंग्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चीज़ें मतलब डिटेल में लिखें. आप ऐसे जो आपको लगता है ठीक लगता है पॉइंट्स, वो सब लिख के रिवाइज कर सकते हो. Let me take the questions in my list first. यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या क्या करना नहीं चाहोगे? हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, ये कुछ चीज़ें नहीं करना चाहूँगा. फर्स्ट थिंग इज़ बहुत सारे सोर्सेज के पीछे भागना, कि यू हैव टू कीप लिमिटेड सोर्सेस. और मैं जल्दी PYQs का एनालिसिस करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट्स में मैंने उतना नहीं किया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज़ पे एम्फोसिस देना है. सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत पढ़ाई की पर फिर भी नहीं निकला, एंड आई वुड से दैट इज़ बिकॉज आई डिड नॉट गिव इनफ एम्फोसिस ऑन द राइट एरियाज. और बाकी इनफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी करना चाहिए. ऐसा नहीं कि पहला ही दिन से करना है, बट अगेन यू हैव टू मेक ए बैलेंस. यू हैव टू मेक ए बैलेंस बिटवीन द थिंग्स यू हैव टू डू. और बैलेंस इन द सेंस हर पेपर में भी बैलेंस रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको GS 1 में ज़्यादा एम्फोसिस दोगे और GS 2 में कम.
क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलता है कि किस पेपर को ज़्यादा इन्फ्लेट करेगी यूपीएससी। किसी पेपर को बहुत ज़्यादा नंबर दे देंगे, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि एथिक्स में 160 मार्क्स दे रहे थे। अगर आप मान लो कि एथिक्स को कम ध्यान दिए थे तो आपके अल्टीमेटली नंबर कम होंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। सिमिलरली GS 3 में यूजुअली ज़्यादा होते थे पहले, अभी कम आ रहे हैं, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको कम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है कि अगले बार GS 3 में ही बहुत ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। नोबडी नोस। और ये है कि मतलब बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एक बार फेल करने के बाद। मैंने बहुत बार फेल किया, बहुत सारे सेटबैक्स थे, बट यू हैव टू हैव ए ग्रोथ माइंडसेट। यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, यूपीएससी में या फिर एनी पार्ट ऑफ लाइफ में। ओके, आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, फिलोसॉफिकल एसे के लिए कुछ रिसोर्सेस, मतलब यार आप वीडियोस देख सकते हो। एक मनोज झा सर के वीडियो अच्छा था, और पीयूष सर करके है कलाम IAS वाले, उनका भी वीडियो देख सकते हो आप। यूट्यूब पे ही देखा था मैंने कोई कोर्स नहीं लिया इनसे, यूट्यूब पे ही देखा था, और मुझे काफ़ी इंसाइटफुल लगे इनके डिस्कशंस। और ये अप्रोच जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, कुछ आइडियाज़ बताया मैंने ऐसे के लिए, आप वो फिर से देख सकते हो। और ऑप्शनल के लिए किसी टॉपर के नोट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर एंथ्रोपोलॉजी। हाँ बिल्कुल, आप यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो टॉपर्स के नोट्स। मैंने भी यूज़ किया था कई लोगों के। एक्चुअली मेरा सोशियोलॉजी है, मैंने नितिन सांगवान सर के यूज़ किया था। उनका बुक था, बट दैट बुक वाज वेरी सिमिलर टू ए नोट्स, मतलब वो काइंड ऑफ उनके नोट्स ही है, उनका कंपाइलेशन है वो। तो ऐसे यूज़ कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि आप उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ऐड करते जा रहे हो। ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट वही चीज़ें लिखोगे, क्योंकि अगर फेमस बुक है तो सब लोग लिख रहे हैं वो, पर आपको कुछ अलग भी करना चाहिए उसके ऊपर, तभी आपको नंबर आएंगे। तो ये बात है। 1 सेकेंड। ओके, और मेन स्पेसिफिक टॉपिक के लिए नोट्स कब बनाना चाहिए? आप मेन स्पेसिफिक टॉपिक के लिए नोट्स जैसे आप थोड़ा डिसेंट पढ़ाई कर लोगे तब आप शुरू कर सकते हो नोट्स बनाना। लाइक ज्योग्राफी आप पढ़ लिए हो NCERT, एंड उसके बाद अगर आप PYQs एनालिसिस किए हो, देन यू आइडेंटिफाई किस टॉपिक से किस थीम्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और उसके बाद आप देख के नोट्स बना सकते हो उसके हिसाब से। और प्रेप करते ही मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा थोड़ा प्रिपरेशन करने के बाद करना चाहिए आंसर राइटिंग, नॉट राइट अवे। सोर्स फॉर सोसाइटी मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मैंने उसके अलावा ज़्यादा एम्फोसिस नहीं दिया, पर हाँ ओनली IAS का प्रहार मैगजीन्स का हेल्प लिया था मैंने, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। 1 सेकेंड, आई ट्राई टू गेट द। हेलो, am I audible? ओके।
नॉट श्योर कि यहाँ पे आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कैसे शेयर करेंगे मैसेज, पर हाँ लाइक आई it is Himavamshi. You can search on Telegram at the rate Himavamshi, HIMAVAMSHEE 548. So that is my channel name, or else you can also search the Gazelle Punch. THE space GAZELLE space PUNCH Punch, the Gazelle Punch. और आपके और क्वेश्चंस क्या है? स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स बनाना तो सही रहेगा, पर ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ लिख रहे हो। लेकिन लक्ष्मीकांत इज़ वेरी क्रिस्प एंड कंडेंस, पर उसका भी नोट्स बना सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख के। अगर आप पूरा ही पूरा लिखोगे तो दैट इज़ नॉट नोट्स, एंड यू कैन अगेन यूज़ only IAS Prahar or La Excellence Ready Reckoners for the same. सोर्स फॉर एथिक्स मैंने कुछ छोटे PDF से ही किया था, जैसे कि शुभम कुमार सर AIR1, he has shared his notes, so I have used that, and alongside that I used Sri Krishna Panchal sir's notes. So yeah, the Gazelle Punch, that is my channel. Thank you Magesh. एथिक्स के लिए अपाला मिश्रा मैम के केस स्टडी नोट्स भी यूज़ किया था, बाकी आंसर राइटिंग पे फोकस था मेरा। फेसिंग प्रॉब्लम विथ हिस्ट्री सब्जेक्ट, हाउ टू डील विथ इट? फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट यू हैव टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज, जैसे कि अगर एंशंट का पढ़ रहे हो आप, यू कैन डू इट फ्रॉम 6th class NCERT and 7th class NCERTs for medieval, or else you can also use old NCERTs. They are specifically given for ancient, medieval and modern, and chapters and the books of class 12th, themes 1 2 3, they are also helpful for history. और ये हिस्ट्री के साथ ऐसा है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं रहते हैं, याद करने की चीज़ें ही रहते हैं, बार बार पढ़ने से ही याद होंगे ये चीज़ें। सो हिस्ट्री के साथ यही है। और एनी मोर क्वेश्चंस? CGL, SSC CGL आपका मतलब? CSAT का आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द सेशन अर्लियर, वो देख के आपको समझ आ जाएगा। वैसे बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा CSAT से ऊपर लेवल के चीज़ें करना चाहिए। सो एज द quality of the questions and the difficulty is increasing, you can study from the YouTube videos only, like something for CGL or something related to IBPO, बैंक रिलेटेड एग्जाम्स। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे और रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो CSAT में इजी हो जाना चाहिए। SSC CGL का तैयारी तो मैंने नहीं किया है, सो आई वुड नॉट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू सजेस्ट ऑन दैट। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप PYQ एनालिसिस करिए, PYQ से क्वेश्चन उठा के उस पर आंसर लिखिए, एंड यू कैन सी कि इसमें यू कैन डाइसेक्ट द आंसर। बेसिकली फॉर एवरी टाइप ऑफ आंसर फॉर एनी पेपर this thing helps. You can dissect the answer into introduction, conclusion, how is the presentation part, and other things like value addition, SDGs, etc. So using these things you can gauge your answers, you can check the answers based on these parameters. बाकी किसी टॉपर का आंसर्स कॉपी उठा के उसमें से क्वेश्चन लेके भी लिख सकते हो। आप कोई क्वेश्चन लेके उसका आंसर लिख सकते हो, एंड देन उसी को आप दैट पर्टिकुलर टॉपर के आंसर से कंपेयर कर सकते हो। दैट विल हेल्प।
मेरा कौन सा मीडियम है? मेरा इंग्लिश मीडियम में लिखा था मैंने एग्ज़ाम, और मेरा अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट था। स्टेट एग्ज़ाम मैं तेलंगाना से हूँ, तेलंगाना का ग्रुप्स दिया था पहले, पर रिसेंट वाला नहीं दिया था क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था। और कोई क्वेश्चन है प्रिपरेशन के रिलेटेड? साइंस एंड टेक का मैं बोलूँगा कि साइंस एंड टेक में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले वाला ये है कि ब्रॉड थीम से आते हैं क्वेश्चन, जो सब कर सकते हैं, कि दे आर स्लाइटली ईजियर, ब्लॉकचेन नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पे आते हैं। या फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो कोई कर नहीं पा रहा है, मतलब दे आर वेरी इन डेप्थ क्वेश्चंस, सो देर इज you don't have to worry so much on that. Just do 1 or 2 current affairs magazines, one magazine only to be precise. You don't have to do many. Vision PT 365 preferable, or only IAS or RAWs. You can do one magazine and try to understand how a certain technology works. बस उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगी तो सबके लिए डिफ़िकल्टी है। हाँ, साइंस एंड टेक का ही बता रहा हूँ मैं। How to evaluate answer written for PYQs? There are solved PYQ books available. I think Sunya IAS has also brought in one, Drishti has one, or else you can even search on ChatGPT. ChatGPT is very useful especially for mains. उस पर भी आप सर्च करके किसी भी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है उसका आंसर मिल जाएगा आपको ChatGPT पे. You can compare with that. Rather, you can also utilize Topper's answers, because Topper's answers are more particular to the question. Praneeth, you can contact me. You can comment below this ID, or you can contact me on Telegram. There is my channel. There I will open up for the discussion there. You can text me there. Okay, then I think the other questions have been addressed already. Yeah. Thank you everyone. Thank you for listening. And one thing I wanted to say is that, see, there is some amount of fortune or luck or any destiny, subjectivity, call it whatever you want. But yeah, this is there. But at the same time, the harder you work, the luckier you get. And hard work is a prerequisite for success. So keep working hard, keep working really hard. Don't ever become complacent or compromise on your efforts. And you have to do that. तभी कुछ अच्छा होगा. The stars will certainly align someday and you will be successful. All the best. हिंदी मीडियम के लिए कोई और बताएंगे यार. हिंदी मीडियम मेरा नहीं है, इंग्लिश है, तो मैं बता नहीं पाऊँगा. या ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक